हेलो एवरीवन। ये पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में पॉलिटी में 1.0 ये सीरीज़ हम आज स्टार्ट करेंगे और इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी की हम बात करेंगे। तो क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है पॉलिटी के वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। वो थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके संविधान सभा में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी में, ठीक है। किसी स्टेट की डेफिनेशन मान लीजिए आपसे पूछ सकते हैं मेंस के अंदर, या आपसे पूछ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। तो ओके, लेट्स गो और हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी में उस समय की हम बात करेंगे जब संविधान लागू नहीं हुआ था भारत में। तो उस समय किस तरीके से शासन चलता था उस समय प्राचीन काल में और मध्यकाल में। राजत्व का देवी सिद्धांत उस समय लोकप्रिय था, हम ये कह सकते हैं। तो राजत्व का देवी सिद्धांत में होता क्या था उस समय, तो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें जो चीज़ थी इम्पोर्टेंट वो ये थी कि राजा ईश्वर का रूप होता था। यानी राजा जो आदेश देगा तो ऐसा माना जाएगा कि वो ईश्वर का आदेश है और उस आदेश का पालन जनता को करना पड़ेगा। अगर उस आदेश को कोई तोड़ता है तो राजा उसे दंडित करेगा। तो यही था राजत्व का देवी सिद्धांत। और उस समय ये तीनों कंपोनेंट जो कि आज भी वर्तमान में लोकतंत्र में तीनों कंपोनेंट आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तीनों कंपोनेंट पूरे लोकतंत्र को चला रहे हैं। तो उसी टाइम उसी समय राजा के समय मोनार्ची कह लीजिए या आप ऑटोक्रेसी कह लीजिए जिसे राजतंत्र कहते हैं। तो एक राजा इन तीनों कंपोनेंट की हेल्प से अपने राज्य में शासन चलाता था। अब इससे क्या हो गया कि राजा तीनों कंपोनेंट से शासन चला रहा था तो समस्याएं कहाँ आ रही थी लोगों को, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ इसमें देखेंगे। तो समस्या ये आ रही थी उस समय कि ये तीनों शक्तियाँ राजा में ही निहित थी। राजा ही सर्वे सर्वा था, राजा ही कोई आदेश देता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करता था और राजा ही कानून तोड़ने वाले को दंडित करता था। यानी ये तीनों शासन की शक्तियाँ राजतंत्र में निहित थी, जिससे राजा निरंकुश हो गया था और वह अपनी मर्जी से कार्य करने लग जाता है। इससे जनता हो जाती है परेशान। जनता परेशान हो जाती है तो कुछ विचारक, कुछ थिंकर जनता में से ही उठ के उभर के आते हैं और वो थिंकर कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, यानी जनता का ही तंत्र होना चाहिए। जनता ही अपने राजा को चुने, जनता ही कानून बनाना जिस पार्ट में होता है उसमें जनता का ही योगदान रहे, कानून लागू करने में भी जनता का ही योगदान रहे और न्यायपालिका में भी जनता रहे। तो तीनों कंपोनेंट को कंटिन्यू करने के लिए लोकतंत्र की मांग उठी। और जब लोकतंत्र की मांग उठती है तो कुछ थिंकर आते हैं और वो थिंकर आपके मोंटेस्क्यू हुए। तो पहले थिंकर हम बात करेंगे, फ्रांसीसी थिंकर थे, फ्रेंच थिंकर थे ये मोंटेस्क्यू। और इन्होंने कहा कि भाई तीनों पावर राजा के पास ना होकर जनता के पास होनी चाहिए और जनता ही सर्वे सर्वा होनी चाहिए। तो जनता का योगदान तो होना चाहिए, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू ने कहा कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, यानी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दो और इस सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मोंटेस्क्यू ने कहा कि भाई यहाँ जहाँ मोनार्ची है वहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। और डेमोक्रेसी में आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों कंपोनेंट काम करने चाहिए।
तभी एक अच्छा शासन माना जाएगा। तो इस तरीके से पहले थिंकर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, क्लियर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ही ली कि देयर आर 3 पावर ऑफ गवर्नेंस, शासन के 3 शक्तियाँ हैं। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज डिफाइंड बाय मोंटेस्क्यू, फ्रेंच थिंकर। अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता के पृथक्करण की अवधारणा को मोंटेस्क्यू द्वारा परिभाषित किया गया और मोंटेस्क्यू के अनुसार सत्ता के पृथक्करण लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ इसमें देखी। अब ये ग्राफ मैंने बनाया है, एक्चुअली में ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है इसमें शो कर रहा है कि 3 कंपोनेंट अगर होंगे डेमोक्रेसी के, ठीक है, तो वो किस तरीके होंगे। तो पहला कंपोनेंट आपका लेजिस्लेचर हो गया, जिसे हिंदी में विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो पहले मैं बता चुका हूँ, मोनार्ची में जैसा ही था वैसे ही डेमोक्रेसी में आपका लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जो कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब केंद्र में तो कानून कौन बनाएगा, केंद्र में कानून बनाएगा संसद आपका, और राज्य में राज्य विधानसभा कह लो या राज्य विधानमंडल कह लो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आपका जो आता है कार्यपालिका, यानी ये क्या काम करता है, ये काम करता है कानून को लागू करने का, यानी लॉ इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, और जुडिशरी जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या काम करता है, वो काम करता है कानून तोड़ने वाले को दंडित करता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में भी यही चल रहा है और मोनार्ची में भी यही चल रहा है। बस थिंकर्स के अनुसार क्या होना चाहिए, मोंटेस्क्यू के अनुसार ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लेजिस्लेचर के जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, आपका केंद्र में तो संसद होती है और राज्य में राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा, जहाँ पे कानून बनता है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव के 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका परमानेंट, दूसरा आपके होते हैं टेम्परेरी। तो परमानेंट क्या है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी क्या है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी यानी स्थायी नौकरशाही। स्थायी नौकरशाही में जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आते हैं, आपके RS हुआ, IS हुआ, तो ये क्या है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है। वो टेम्परेरी मिनिस्टर्स, अस्थायी मंत्री, 5 साल के लिए कोई भी मंत्री कानून को लागू करने में का योगदान रहता है, वो टेम्परेरी मिनिस्टर्स में होते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के, फर्स्ट है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, सेकंड है टेम्परेरी मिनिस्टर्स। इसी तरह आपका जुडिशरी किस तरीके से होता है। जुडिशरी आपका जो है, एक तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हो गया आपका हाई कोर्ट, और थर्ड वन क्या होगा आपको, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, यानी जो आपके लोक अदालत कह लो। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, आपको हर राज्य में, हर ज़िले में, हर तहसील में आपको मिल जाते हैं। तो जुडिशरी के भी 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमेशा सुपरविजन में काम करता है सुप्रीम कोर्ट के, यानी हमेशा हाई कोर्ट अंडर रहता है सुप्रीम कोर्ट के। तो इंडिया में सिंगल जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, आपको पता है ये बात, और हमेशा हाई कोर्ट काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के प्रोविज़न में। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है पहले, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। तो आज के टाइम में, मॉडर्न में, राज्य की आधुनिक परिभाषा यानी मॉडर्न जो थ्योरी है, मॉडर्न डेफिनेशन है, उसके अनुसार राज्य के 4 प्रमुख एलिमेंट माने गए हैं, 4 प्रमुख तत्व होने चाहिए
तभी उसे राज्य माना जाएगा। तो पहला जो आपका कंपोनेंट है, पहला जो आपका एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट आपका एरिया होता है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है। और वो एरिया मान लीजिए कि मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ इसमें मेंशन करके। ठीक है, इसमें हो नहीं रहा। एक मान लीजिए एक सर्किल है और वो सर्किल क्या है, एक एरिया है, ठीक है। अब उस सर्किल के अंदर जनता होनी चाहिए, यानी सेकेंड एलिमेंट कौन सा आ गया आपका, पॉपुलेशन। एक स्टेट होने के लिए 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन से हुए, पहला हो गया आपका एरिया, ठीक है, वो एरिया है, उसमें जनता होनी चाहिए, लोग रहने चाहिए उसके अंदर। तीसरा कंपोनेंट है वो होता है गवर्नमेंट, आपकी सरकार, ठीक है। और फोर्थ कंपोनेंट है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि वह सरकार जो अपने फैसले खुद लेती है और किसी के फैसलों की गुलाम नहीं होती है, यानी खुद के फैसले खुद ले, तो उसे ही सरकार माना जाता है। तो आपका किसी भी राज्य के बनने के लिए 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गए। पहला हो गया आपका एरिया, दूसरा हो गया पॉपुलेशन, थर्ड हो गया गवर्नमेंट, फोर्थ हो गया सोवरेनिटी, यानी भूभाग, उस भूभाग में जनता रह रही हो, ठीक है, उसमें ही से ही सरकार हो, आपकी जनता से ही सरकार चुनी जाए और वो सरकार जो है अपने फैसले खुद लेती हो और किसी की गुलाम ना हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये है कि नॉर्मल लाइफ स्टेट इज़ नोन एज ए कंट्री, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्टेट ही क्या है, कंट्री है। तो सामान्यतः जिसे हम देश कहते हैं आज के टाइम में, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ठीक है, इन्हें हम देश कहते हैं, पर राजनीतिक विज्ञान में इन्हें राज्य कहते हैं आपके, ठीक है। तो एक ये चीज़ आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि जिसे हम देश कह रहे हैं तो पॉलिटी में उन्हें ही राज्य कहते हैं, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौटिल्य ने, जैसे अभी अपन ने तो बात कर ली कि भाई स्टेट में 4 कंपोनेंट होते हैं, आपका एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, यानी भूभाग, जनता, सरकार और संप्रभुता। पर कौटिल्य क्या मानता है कि कोई भी राज्य होने के लिए 7 एलिमेंट होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार 7 एलिमेंट होने चाहिए, तभी उसे राज्य माना जाएगा। और वो 7 एलिमेंट कौटिल्य के अनुसार जो है उन्हें सप्तांग सिद्धांत यानी सप्तांग थ्योरी कहा गया है। तो वो क्या होने चाहिए, वो चीज़ हम देखेंगे। मान लीजिए एक सर्किल है, सर्किल को जैसे मैंने राज्य में बताया था, तो सर्किल आपका आ गया भूभाग यानी एरिया। और उस सर्किल में कोई मान लीजिए पहाड़ बना हुआ है और उस पहाड़ में है एक किला, ठीक है। तो उस किले में जो है राज्य या शासन कर रहा है कौन, राजा। राजा के चारों तरफ है जनता, ठीक है। और जनता वहाँ रह रही है और वहाँ पे ही सैनिक रहते हैं, ठीक है, राजा की रक्षा के लिए। वहाँ एक कोष होता है, वहाँ एक रेवेन्यू जो है आपका कोष भंडार होता है राजा के पास में। राजा के पास में मंत्री होते हैं और राजा के पास एक मित्र होता है। तो मित्र इन सेंस में, मतलब मित्र यानी एक पड़ोसी राज्य, ठीक है, जो उसको मान्यता दे कि हाँ ये इस राजा का राज्य है, मित्र ही तो मान्यता देगा। तो कौटिल्य के अनुसार 7 एलिमेंट कौन से हुए एक राज्य के लिए, पहला हो गया भूभाग, दूसरा जो किला है वो होना चाहिए, तीसरा राजा होना चाहिए वहाँ पे, चौथा जो है सेना होनी चाहिए, पांचवा राजा के पास एक कोष होना चाहिए, छठा राजा के पास मंत्री होने चाहिए, सातवां राजा के पास एक मित्र राज्य होना चाहिए जो उस राजा को मान्यता दे कि इस राज्य में इस राजा का शासन हो रहा है। तो उस प्रकार जो है कौटिल्य के 7 जो है सप्तांग सिद्धांत दिया कौटिल्य ने, और उनके अकॉर्डिंग राज्य ये होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस कर ली कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशन, ठीक है। ये आ ही गए आपके फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ स्टेट।
टेरिटरी या आप एरिया कह लीजिए, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। ठीक है, तो राज्य के ये 4 एलिमेंट है। नेशन के लिए हम बात करेंगे कि किसी देश, विशेष देश या क्षेत्र में रहने वाले लोग इतिहास, संस्कृति, भाषा में उनकी एकजुटता हो और एक बड़ा समूह हो, तो उसे हम नेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं यूएस में, वो कॉमन लैंग्वेज है वहाँ की, वहाँ का एक कल्चर है, एक ही टाइप का कल्चर है, एक इतिहास है वहाँ का। ठीक है, एक भाषा वहाँ बोली जाती है, कस्टम वहाँ पे एक जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो यही है। पर क्या इंडिया में एक भाषा बोली जाती है, एक कस्टम फॉलो होता है? ठीक है, फिर भी हम इंडिया को देश कह रहे हैं ना, तो उसका रीज़न आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में ऐसा क्या है कि इतना सारा कस्टम अलग अलग होने के कारण, अलग अलग कल्चर होने के कारण, अलग अलग यहाँ पे जो कस्टम है, अलग अलग कल्चर है, तो फिर भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, तो फिर भी हम भारत को देश कह रहे हैं। तो इसके पीछे हम बात करेंगे कुछ थिंकर्स की। ठीक है, उन थिंकर्स ने ही कुछ डेफिनेशन दी है, तो उन डेफिनेशनों के अकॉर्डिंग ही जो है पता चलता है कि हाँ ये एक राज्य है। ठीक है, हाँ ये एक नेशन है। तो उन चीज़ों के बाद जो आगे आ जाएगी, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि इंडिया में इतना अलग अलग डिफरेंट होने के बाद भी भारत एक नेशन है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब चलते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में। मैंने यहाँ लिखा है कि इंडिया हैड ड्यूल पॉलिटी, मीन्स देयर आर सेपरेट लेजिस्लेचर एट सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट। यानी भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था है, अर्थात केंद्र और विभिन्न राज्य अलग अलग विधायिका है। केंद्र और अलग मतलब केंद्र और राज्य में अलग अलग विधायिका है। तो इससे आप क्या समझे, इस डेफिनेशन से आप क्या समझे ड्यूल लेजिस्लेचर का मतलब? अब केंद्र में अलग अलग कैसे हैं वो बात करते हैं। भारत में दोहरी विधायिका कैसे है? ठीक है, केंद्र में तो संसद काम कर रही है, पहली बात तो ये। दूसरी, राज्य में राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा, तो हो गई ना भारत में दोहरी विधायिका। ठीक है, सेकंड में मैंने लिखा है इंडिया हैड ड्यूल एग्जीक्यूटिव, मीन्स देयर आर सेपरेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट। यानी भारत में दोहरी कार्यकारिणी का मतलब है कि केंद्र और अलग अलग राज्य में अलग अलग मंत्रिपरिषद है। अब कैसे है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। भारत में दोहरी कार्यपालिका, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में अशोक गहलोत जी की सरकार है। ठीक है, तो हो गया ना ये ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, थर्ड में हमने यहाँ लिखा है कि इंडिया हैड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मीन्स हाई कोर्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका अर्थ है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। ठीक है, तो न्यायपालिका कैसी है भारत में? सिंगल जुडिशरी है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि भारत में शासन की संसदीय प्रणाली है, इसलिए सत्ता का कोई स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। एक्चुअली में भारत में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। यानी अगर मैं एक सर्किल में बात करूँ, सर्किल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो सर्किल हो गया आपका लेजिस्लेचर, उसी के अंदर आपका हो गया एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। ठीक है, और आप अपना इंडिया में जुडिशरी वो अलग है। ठीक है, तो वो एक अदर सर्किल आप ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको ताकि पिक्चर क्लियर हो कि लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव है, यानी विधायिका के अंदर कार्यपालिका है, और जुडिशरी डिफरेंट है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? कार्यपालिका में जैसे मैंने बात की थी कि टेम्परेरी मिनिस्टर्स और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, तो कार्यपालिका में आपके क्या हो गया? मंत्रिपरिषद,
विधायिका का ही अंग है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मंत्रिपरिषद, ठीक है, अभी बैठते कहाँ हैं भाई? मंत्रिपरिषद विधायिका का ही अंग है। अब ये मंत्रिपरिषद बैठते कहाँ हैं? तो ये मंत्रिपरिषद जो है आपकी संसद में बैठती है, और जो भी डिसीजन होते हैं विधायिका के, कार्यपालिका के, ठीक है, ये लोग वो डिसीजन लेते हैं। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन में विधायिका के अंडर में कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका का हिस्सा है। एक सर्किल ड्रॉ करिए, बीच में एक लाइन खींचिए, राइट हैंड साइड में लिखिए आप न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। तो ये जो विधायिका है, ठीक है, उसी में कार्यपालिका और न्यायपालिका आपको इस ग्राफ में देखने को मिल जाएगा। और क्या कहेंगे हम इसके लिए? कहेंगे हम कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका का हिस्सा है, यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन में कार्यपालिका कौन सी होती है। तो ब्रिटेन में दो पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कार्यपालिका को हम कहेंगे हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, और न्यायपालिका जुडिशरी को हम कहेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ कॉमन एक्चुअली में होता क्या है? हाउस ऑफ कॉमन में जनता से चुना होता है, यानी जनता मंत्री चुनती है और वो हाउस ऑफ कॉमन में बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड वंशानुगत होता है, ठीक है। जैसे उस समय 12 लॉर्ड बैठा करते थे और वो 12 लॉर्ड डिसीजन लिया करते थे कि इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो डिसीजन लेते थे। उसके बाद जैसे ये लॉर्ड आते थे ना, माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन वगैरह, तो ये वहीं से आते थे हाउस ऑफ लॉर्ड में से। तो हम बात करते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ये दोनों किस में हो गए? विधायिका में हो गए, और कार्य कर रहे हैं कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के अंडर में रहकर। यानी अब हम ये कहेंगे कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, यानी संसद सर्वोच्च है। वो जो कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका है वो वर्क करती है संसद के कहने पे। और यहाँ पे क्या है? ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है। लेकिन भारत में थोड़ा अलग है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटेन का एक अलग हो गया यहाँ पे, और भारत का अलग व्यू हो गया। भारत की अलग दृष्टि हो गई, ब्रिटेन की अलग दृष्टि हो गई कि वहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता है, यानी संसदीय सब कुछ है, और जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि एक सर्किल में लेजिस्लेचर बना लीजिए, उसी लेजिस्लेचर के अंदर में आप एग्जीक्यूटिव बनाइए, और जुडिशरी डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब यूएस में क्या है? यूएस में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ आपका गवर्नमेंट हो गया, यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और ये क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था? इसमें स्पष्ट यानी क्लियर शक्ति पृथक्करण होता है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो मोंटेस्क्यू ने दी थी अपनी अवधारणा या विचारधारा के लीजिए, उन्होंने कहा था कि तीनों कंपोनेंट जो आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, यानी कार्यपालिका, विधायिका और आपकी न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तीनों अलग अलग आपको यूएस में देखने को मिल जाएगी। तो विधायिका को ही आपको पता है यूएस में कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूएस में इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपने ब्रिटेन में मैंने आपको बता ही दिया कि विधायिका का हिस्सा होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका, जबकि इंडिया में जो है आपका भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान ही सब कुछ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी में आता है, ठीक है। ये आ गया कि शासन की राष्ट्रपति प्रणाली। यूएस में देयर इज ए प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और इसमें देयरफॉर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर इज़ फाउंड
इसलिए शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है, यानी तीनों अलग अलग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब जो है आप, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और इसी तरीके के वीडियो आप और चाहते हैं कि अब मैं पर्टिकुलर जो संविधान सभा है उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही, 1-2 दिन में जैसे मुझे समय मिलता है, तो वहाँ पे संविधान सभा जो बनी थी भारत में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपके आर एस मेंस के लिए आपके जो ईओ का और आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका डीपीएसपी से तो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स वगैरह हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, तो वो चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ और आप सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, ये यूट्यूब चैनल इस वजह से स्टार्ट किया था कि जो लोग कोचिंग नहीं लेना चाहते और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लाइक करिए, ठीक है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो लोग महंगी कोचिंगों में नहीं जा सकते, आरएस की तैयारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम वो चीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट चल ही रही है वो चीज़ें। तो नए नए आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी मैं ऐड करता रहूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके सब्जेक्ट की और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच।